गुड मॉर्निंग बेटा, क्या चल रहा है लोग? बढ़िया। सुनो, लास्ट वाला लेक्चर था अपना। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, ध्यान से देखिएगा। लास्ट वाला जो अपना चैप्टर चल रहा था उसको हमने कंप्लीट किया था प्रोबेबिलिटी में। ठीक, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका था नॉर्मल लेवल पे, राइट। जो IIT वाले बच्चे हैं उनका तो अभी चलेगा भाई, अच्छा खासा चलेगा, उनको लेक्चर्स मिलते भी जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आज फिजिक्स का आपको लेक्चर दिया है ना IIT वालों को, और कल से मैं आपको मैथ्स का लेक्चर दूंगा। उसमें प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे एकदम से। देखिएगा, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री में मैं अभी सिर्फ इसको स्कूल लेवल पे ही पढ़ाऊंगा, 11th वाले बैच में। 11th वाले बैच में इसको सिर्फ स्कूल लेवल पे, इसलिए क्योंकि इनका जो मेन चैप्टर आता है वो 12th में आता है, जब हम वेक्टर और 3D को पूरा एक साथ पढ़ता है ना। तो 3D मेन जो है वो 12th में। अभी जो हम देख रहे हैं सिंपल बोर्ड लेवल का देखेंगे, है ना, इसमें। ठीक, और इसको यहाँ पे लेकर खत्म करते हैं। एक्चुअली छोटा सा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो इसका आज मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से खत्म करके फ्री हो जाओ भाई इस चैप्टर से, है ना। जैसे एक दो चैप्टर जो छोटे छोटे वो हटाए खत्म करते हैं, उसके बाद में बनाएंगे उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा प्यारा चैप्टर है और बड़ा अच्छा पार्ट है। ठीक है, उसको लेके चलेंगे कल आपको खींचेंगे। चलिए, तो अब 3D ज्योमेट्री की बात करने जाए तो 3D ज्योमेट्री होती क्या है ना। अब ध्यान से देखिए, 3D ज्योमेट्री में हम लोग बोलते हैं क्या, कभी भी 3D मतलब हम लोग वहां की बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप देखते हो, तो वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जहां हम 2D से रिलेट करते हैं। 2D मतलब क्या हो जाता है, क्या 2 डायमेंशन है उसके पास, या तो लेंथ है या ब्रेड्थ है, या लेंथ और हाइट बोल लो या कुछ भी बोल लो। तो अब हम 3D की बात करने जा रहे हैं, तो 3D में हमारे पास कितनी ज्योमेट्रीज हैं, मतलब कितने डायमेंशंस हैं बेटा, 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस होता है ना, इसलिए 3D ज्योमेट्री। अब चलो, जो 3 डायमेंशंस है, अब मुझे लगता है कि यार ये 3D को मैं फील कैसे करूं, समझो कैसे। अब जरा एक चीज समझना, पहली बात बेटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3D, जिसमें कितने एक्सेस लगते हैं, 3 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब 3 डायमेंशंस है। बट दिक्कत क्या है, हम लोग जब पढ़ने जाते हैं तो मैं बता रहा हूँ इसको तुम्हें बोर्ड पे, मैं तुम्हें बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ चीजों को ना। बोर्ड आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो मैं बोलता हूँ भाई बोर्ड मेरा 2 डायमेंशनल है, तो किस वजह से 2 डायमेंशनल है। एक ये मान लीजिए ये लेंथ है, तो ये वाला मेरा ब्रेड्थ है। तो लेंथ और ब्रेड्थ यदि 2 चीजें हैं तो सिर्फ 2 डायमेंशन पे बात करने जा रहे हैं। कॉपी में यदि देखने जाओगे, कॉपी एक प्लेन है, पेज, वो जो पेज एक प्लेन है ना बेटा, तो उस पर यदि आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो भी कैसा है बताओ मुझे, वो भी कैसा है। तो हम लोग बोलते हैं सर वो भी मेरे लिए 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो अब दिक्कत क्या होता है कि आप 3D को बनाओगे कहाँ, बोर्ड पे, कभी कॉपी में। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है क्या, कि सर बोर्ड पे मेरे पास 2 डायमेंशन है, बट बनाना किसमें, 3 डायमेंशन वाली ज्योमेट्री को। तो इसका मतलब है कि मैं 3rd डायमेंशन लाऊं कहां से, यहाँ पे है ही नहीं मेरे पास। यदि 3rd डायमेंशन होता तो मैं उसको बता देता उस चीज, बट 3rd डायमेंशन मेरे पास है नहीं है यहाँ पे। इस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं कि पूरा चैप्टर जो चलता है ना आपका 3 डायमेंशन में, कहीं ना कहीं हम उसके सिर्फ पिक्टोरियल व्यू की बात कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट व्यू की बात नहीं करते। मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बनाता कि कौन सी चीज कैसी है। जैसे सपोज करो बेटा, आपने एक से देखा है क्यूब या क्यूबॉइड, आप क्यूबॉइड की बात करते हो तो क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं सर, क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है ना, क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कि हमने बोला। अच्छा देखो बेटा, मैं बताऊं आपको एक चीज, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो मेरा पर्सनल सोचना होता है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, यदि मैं 3D की बात करूं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। मतलब जिन ज्योमेट्री के पास स्पेस है, स्पेस किस चीज का, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं ना। मतलब यदि किसी चीज को स्टोर करने के लिए उसके पास स्पेस है, तो आप बोलेंगे बेटा वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो मैं बोलता हूँ किस चीज को स्टोर करना, तो मेरे लिए मैं बोलता हूँ हमेशा जो चीज लेके चलता हूँ, मैं बोलता हूँ आप ऐसा सोचो कि आप वाटर को स्टोर करना चाहते हो। यदि आप वाटर को स्टोर करना चाहते हैं तो क्या यदि वो स्टोर कर लेगा तो बोलना कि भाई 3 डायमेंशन है, यदि नहीं कर सकता मतलब नहीं है, समझने के हिसाब से, है। जैसे देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सपोज करो बेटा ये क्यूबॉइड है ना, है क्यूबॉइड ना, देखो 6 फेसेस है ना। अब ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड एक्चुअल में वॉल्यूम स्टोर करता है ना, 3D है। क्यों बोला बेटा, देखो ये वाला जो एक्सिस है ना, इसको मान लीजिए ये लेंथ है, इधर वाला जो एक्सिस आ रहा है वो ब्रेड्थ है, और ये ऊपर वाला जो आ रहा है वो हाइट है। तो लेंथ ब्रेड्थ
और हाइट, तीनों चीजें हैं, मतलब इसके पास वॉल्यूम है तो स्टोर कर सकता है। अब जरा सोचो स्टोर करने का मतलब क्या, सोचो कि ऐसा एक बॉक्स है, अभी पूरा ओपन है, अभी नहीं, मान लीजिए कहीं से मैंने एक गेट खोला और वाटर को अंदर डाला और फिर बंद कर दिया, क्या वाटर स्टोर हो सकता है? हाँ, अंदर वाला खाली स्पेस का बनता है ना, फ्री स्पेस। चलिए, तो मैं वाटर को अंदर स्टोर कर सकता हूँ। हाँ भाई, जैसे इसी क्यूबॉइड का एक एग्जांपल लिया जाए तो मैं बोलता हूँ तुम्हें क्यूबॉइड का एग्जांपल हमारे पास कौन होता है मालूम? ये रूम, आपका रूम, आप जिस रूम में बैठे हो ना, एक्चुअली वो खुद एक क्यूबॉइड है, ठीक? तो क्या रूम के अंदर आप वाटर को स्टोर कर सकते हो? बिल्कुल सर। यदि मैं सारी चीजें सही से कर दूं ना, सारे गेट लगा दूं, सारी चीजें कर दूं, नीचे से सब कुछ फिक्स कर दूं, तो मैं चाहूँ तो इसी के अंदर पानी को स्टोर कर सकता हूँ। और देखा जाए तो आपका जो वाटर टैंक होता है वो खुद अपने आप में एक क्यूबॉइड है, समझा? तो वो जो चीज है ना, वो भी क्या है, वाटर को स्टोर कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वो 3D है, क्योंकि वाटर को स्टोर करने का मतलब ही मेरे लिए है वॉल्यूम। क्या उसके पास वॉल्यूम है, मतलब वो 3D है। और वॉल्यूम तभी होगा जब उसके पास 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यदि उनमें से कोई भी एक कम रहा, तो यदि कोई भी एक कम रहा तो बेटा हम लोग बोल नहीं पाएंगे उसे कि वो 3D है। क्लियर है? अब सर, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें चीज़ें एक्चुअल में क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सपोज करो जैसे ये रहा, सिंपल। यदि मान ले बेटा ये प्लेन सरफेस की बात करूँ, ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला जो सरफेस है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक क्या है, बोलो, प्लेन। सिर्फ यदि इस प्लेन की बात करूं और मैं इसके ऊपर जाकर के वाटर डाल दूं, पानी डालूं यहाँ पे डाल करके, और मैं बोलूँ कि भाई रुक जा, स्टोर हो पाएगा क्या? नहीं, आप डालोगे नीचे गिर जाएगा, समझ रहे? तो वो इसको स्टोर नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ये बोल रहे हैं बेटा कि ये इसको पूरा स्टोर नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है कि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं है। और हाँ, वाकई है, क्योंकि वो अपने आप में एक प्लेन है, देखो एक प्लेन है बस, ठीक? तो हम लोग यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं आपसे बेटा कि जितनी भी ज्योमेट्री होगी ना, जिनके पास वॉल्यूम होगा उनके पास 3D होगा। और देखिए बेटा, जो भी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है उसके 3 एक्सेस हैं, और बट हम लोग बना रहे हैं बोर्ड पे, तो हम सिर्फ उसका पिक्टोरियल व्यू बनाते हैं, एग्जैक्ट व्यू नहीं बनाते। जैसे आप यदि क्यूबॉइड की बात करने जाओ तो देखो बेटा, मैं यदि वो क्यूबॉइड बनाऊँ तो आप सिंपल सा एक क्यूबॉइड ऐसा बना सकता हूँ, समझाने के हिसाब से देखना, है ना बेटा? अब जरा सोचिए, आप बोलोगे सर ये क्यूबॉइड बनना तो दिया, बट क्या ये रियल में है वही है? नहीं, ये तो सिर्फ उसका पिक्टोरियल व्यू है कि बेटा वो ऐसा दिखता है। यदि ये रियल होता है तो इसके अंदर पानी को स्टोर करके बता कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग वही बोलना चाह रहे हैं बेटा, जब हम 3D की बात करने जाते हैं ना, तो 3D का एग्जैक्ट व्यू हम यहाँ नहीं बना पाते हैं। हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल को कैसे बता सकते हैं? जब मेरे पास 2 डायमेंशन है, उसमें तीसरा कैसे बता दूँ? हाँ, 3D में आप प्लेन को जरूर बता सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद 3 डायमेंशन है, उसमें से कोई भी 2 डायमेंशन का यूज़ करके बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा? तो देखिए, अब मैं आता हूँ एक्चुअल में कि 2D और 3D जब हम मैथ्स में जा रहे हैं तो मैथ्स में हम किस तरीके से डील करें, कैसे कोऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा समझना बेटा, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझने वाला है, ईजी है बाकी, है ना? बाकी आप समझोगे तो मज़ा आएगा, ठीक? एक्चुअल में क्या हो गया, थोड़ा सा देखो ना, लाइव क्लास में ऑनलाइन ले रहा हूँ मैं इस चैप्टर को, रियलाइज़ करवाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। यदि आप नॉर्मल क्लास में होते हैं ना तो आपका वो बहुत प्यार से समझाता मैं चीज़ें, फिर भी कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि मैं आपको समझा दूँ, है ना? चलिए बेटा, अब आते हैं अपन 3D पे। मेनली क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे डील करना है, देखिए। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये बोलता हूँ हमेशा, कभी भी कि आपके पास जब भी आपको 3D को डील करना है, 3D को समझना है, तो आप 3D को हमेशा 2D की हेल्प से समझो। 2D की हेल्प से कैसे? ध्यान से देखिए। जैसे बेटा 2D में मैं अभी 2D बना रहा हूँ इधर, राइट, और इधर साइड में 3D की बात करता हूँ। तो 2D और 3D आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा कि एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से मैं रिलेट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपने बोला था सर 2 डायमेंशन में हम लोग क्या बोलते हैं, 2 एक्सेस होते हैं सर, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस, 2 एक्सेस है ना? और उन दोनों का जो कट पॉइंट होता है वो हमारा ओरिजिन होता था, जिसको हम 0,0 कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, राइट बेटा? चलिए, ये ओ लिख दिया और ये मेरे लिए क्या है, ओरिजिन। अब जरा सोचना बेटा, एक्सेस क्या है यहाँ पे मालूम है? हमने ऐसा बोला कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, टोटल एक्सेस कितने हैं? 2। तो बेटा देखिए, उस 2 एक्सेस ने मिल करके इसके टोटल कितने पार्ट्स बनाए?
तो मैंने बोला 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसका एक पार्ट जो होता था वो क्वाड्रेंट हम लोग बोलते थे। तो ज़रा ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से समझिएगा कि कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि तुम्हें नंबर ऑफ एक्सेस पता है, एक्सेस कि टोटल कितनी एक्सेस हैं वहाँ पे, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एक्सेस कितने हैं n, तो हम क्या बोलते हैं कि यार उसके टोटल पार्टीशंस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस जो होते हैं ना, ध्यान से समझना बेटा, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं वो कितने हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं 2 टू द पावर n। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, 2 टू द पावर n, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं उस चीज़ के हम कितने पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूं यदि मैं ना, तो 1D का बोलता हूँ, वन डायमेंशनल ज्योमेट्री 1D। बेटा 1D का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा पता है, नंबर लाइन। आप नंबर लाइन देखें, नंबर लाइन 1D है, तो इधर x एक्सेस पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और यहाँ पर 0 होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सेस होता था ना, x, यदि एक एक्सेस है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, नंबर ऑफ एक्सेस 1 है, तो 2 टू दी पावर 1 मतलब सिर्फ 2 पार्टीशन होंगे। तो हाँ भैया, एक पॉजिटिव होता था और एक नेगेटिव, कि ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो सिर्फ उसने देखा जाए तो एक्चुअल में उसने सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। लेकिन जब हम 2D में आए तो नंबर ऑफ एक्सेस कितने हो गए, 2, x एक्सेस एंड y एक्सेस, तो हमने 2 बोला, तो n इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 टू दी पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो टोटल 4 पार्ट्स में हमने उसको इक्वली डिवाइड किया है। ये चलेगा बेटा। अब देखिए ये 4 स्टैंडर्ड पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब जरा सोचो, एक्सिस, मैं तुमसे एक्सिस बोलता हूँ ना, ये पूरा एक प्लेन है, मतलब कोई एक बॉडी है कंप्लीट, ठीक, मान लें सर्कल है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, 4 इक्वल पार्ट्स, तो 1 2 3 एंड 4। तो मुझे बताना है एक चीज़, यदि मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने जाता हूं तो उसका एक पार्ट कितना होगा, तो मैं बोलूँगा भाई टोटल जितना था ना उसका 1/4। यदि मैं इसकी बात करने जाऊँगा तो 1/4 होगा ना, हाँ या ना, 1/4, मतलब एक पूरा सर्कल है, उसके 4 इक्वल पार्ट्स के, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी सर, टोटल का 1/4। हाँ जी, मैंने बोला चलो, तो मैंने बोला 1/4 था इसका। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, 1/4 पार्ट को कभी भी आप रिप्रेजेंट करने जाते हो तो आप वर्ड यूज़ करते हो एक हमेशा, कि जब भी कोई भी चीज़ 1/4 होती है ना, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं क्वाड का मतलब है 1/4 पार्ट, 1/4। तो हम लोग बोलते हैं क्वाड मीन्स क्या हो गया सर, 1/4। तो 1/4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्वाड, तो हम उसको बोलते हैं क्वाड, है ना। अब यदि ये क्वाड बोला जाता है ना, इस कारण से बेटा हम लोगों ने क्या बोला कि ऐसे मेरे पास टोटल कितने थे, 4 क्वाड हैं, और इसीलिए से हमने इसको नाम क्या दिया, क्वाड्रेंट्स। तो हमने यहाँ पे नाम क्या दे दिया इसको, क्या सर, ये जो बनता है ना, ये मेरे लिए क्या हो गया, क्वाड्रेंट्स, ठीक। तो ये जो चारों होते हैं ना, उन चारों को मैं क्वाड्रेंट्स बोलता हूँ, क्योंकि वो एक ही के, इसके लिए सोचना कि ये पूरा एक बोर्ड है और पूरे इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स किया, उसका एक पार्ट यदि रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो उसका क्या हो रहा है, क्वाड, तो हमने उसको नाम क्या दे दिया, क्वाड्रेंट्स। क्लियर है, चलिए। ठीक है बेटा, आइए अब और सुनिए, ये मैंने आपको क्वाड्रेंट का बताया कि मतलब एक्चुअल में हम उसको क्वाड्रेंट बोलते क्यों हैं, ठीक है। अब जरा सुनो एक और चीज़, बात आई सर क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में भी तो अपन नेमिंग करते हैं ना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है कि हम लोग फर्स्ट किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो बेटा टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ बोल रहा हूँ जो तुम लोग सब पढ़ चुके हो, लेकिन तुम्हें मालूम ही नहीं है कि यदि मैं 4 क्वाड्रेंट्स बोल रहा हूँ तो ऐसा भी तो बोल सकता था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ से स्टार्ट कर देता है ऐसा। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी मैथ्स में हम लोग जो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जिसके कारण से मैं आपको समझाता हूँ, मैथ्स में कभी भी है ना, आपको यदि 2 चॉइस मिले कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना और एक क्लॉकवाइज में घूमना, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में प्रीफर किया करो बेटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड। कहने को तो आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो चल रहा है ना वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है। और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेने का रीज़न क्या मालूम है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है ना एक्सिस पे, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहा होता है अर्थ। तो हम लोग बोलते हैं जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रहा है उसी डायरेक्शन में यदि हम घूमें तो वो हमारे लिए पॉजिटिव, और उसके अगेंस्ट घूमें तो हम
नेगेटिव है। तो बस यही फंडा हो गया यहाँ पे कि यार चॉइस मेरे पास दो थी, बट एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। मैंने एंटी क्लॉकवाइज को सिलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि मैं उसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ, उसको प्रेफरेंस देता हूँ। तो मैंने बोला देख फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो आप ऐसे जो घूमे हो ना वो क्लॉक के अगेंस्ट घूमे हो, तो हम लोग बोलते हैं कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसी कारण से हमने इसका ऑर्डरिंग किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से। क्लियर? चलो अब ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट फंडा। तो मैंने आपको क्वाड्रेंट की नेमिंग बता दी, ये सारी चीज़ें बता दी बेटा आपको। अब आ जाइए आप 3D में। ठीक, अब मुझे आपको 3D समझाना है, और 3D में हम लोग जाते हैं और 3D में जरा बनाने जाते हैं कि वो एक्सेस कैसे होगा, क्या चीज़ें कैसी होंगी। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज़ देख एक्सेस। यहाँ पर हम 3 एक्सेस की बात करते हैं, तो बेटा वो एक्सेस कौन से हैं देखिएगा। मैं अभी पूरा नहीं बनाता हूँ, है ना, आधा लोअर पोर्शन, आधा पोर्शन बनाता हूँ कि आपको समझ में आए। ये एक्स एक्सेस लेंथ वाइज, इसको मान लीजिए आप एक दूसरा एक्सेस बोल सकते हैं, और एक थर्ड एक्सेस हम लोग इस तरीके से बना देते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसे वाई एक्सेस बोला और इसे मैंने जेड एक्सेस बोला, डिपेंड करता है, आप चाहो तो इसको वाई बोल दो, इसको जेड बोल दो। अब सुनो, जैसे ये तीनों एक्सेस मैंने बोल दिए सर, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये जो 3 एक्सेस मिले ना बेटा, ये मेरे लिए क्या है 3D। तो अब हम तीनों एक्सेस की बात करने जाते हैं, और तो सबसे पहली चीज़ ध्यान से समझना कि बेटा जैसे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस बनाए हैं ना, तो इनके भी जैसे यहाँ पे था एक्स एक तरफ पॉजिटिव है, इधर साइड नेगेटिव भी होता था। तो सर यही फंडा यहाँ पे भी चल रहा होगा कि सर एक्स है तो इधर साइड नेगेटिव एक्स भी होगा, इधर साइड नेगेटिव वाई भी होगा, वाई डैश बोल दीजिए, इसको एक्स डैश बोल दीजिए, और जेड है तो उसके अगेंस्ट इधर साइड जेड डैश भी होगा। तो जेड डैश बता रहा है कि नेगेटिव जेड, ये नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स, और ये तीनों जो है वो मेरे लिए पॉजिटिव हैं। और इन तीनों का जो कट पॉइंट है बेटा, इसे भी मैं अभी ओरिजिन ही बोलता हूँ, लेकिन अभी तक मैं क्वाड्रेंट में 2 नंबर से बताता था, 2 क्वाड्रेंट एक्स और वाई की हेल्प से बताता था 0 0। अब मुझे 3 लगेंगे, क्यों? क्योंकि एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका 0, 0, 0 हो गया ओरिजिन के लिए। क्लियर है? अब सुनो, ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। बात आती है सर, सबसे पहली चीज़, सर ये तीनों के बीच का एंगल कितना है? जैसे मैं कई बार पूछता हूँ, बेटा मैं ये पोर्शन रब कर दूँ, ब्लू वाला है ना, नेगेटिव वाला पार्ट आपने समझ लिया, मैं उसको रब कर देता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा एक्सप्लेन करना। देखिए ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हम लोग ये बोलते हैं तीनों एक्सेस हैं। मैंने क्या बोला था आपसे, क्या समझा रहा था मैं भूल गया, देखो। हाँ जी, जैसे ये तीनों हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये कि सर इन तीनों के बीच में एंगल कितना होता है? एंगल मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस जो है उनके बीच में एंगल क्या होगा? तो बेटा बताओ, जो बच्चे स्टैंडर्ड आंसर देते हैं ना, मुझे कई बार बोलते हैं 120 डिग्री, किस बेसिस पे? उनको ऐसा लगता है सर ये टोटल मिलकर के सर्कल कितना होगा 360। अब यदि ये 360 हो रहा है और उसके 3 इक्वल पार्ट्स करें तो एक पार्ट कितने का आएगा? 120 का। तो 120, 120, 120 उनको ऐसा लगता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में क्लियर करके रखो बेटा। यहाँ पर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो, एक एक्सेस ये हो गई x, ये हो गया z, और ये जो y है ना, एक्चुअल में ये y आपको ऐसा दिख रहा है, बट रियलिटी में वो y ऐसा है, ये है परपेंडिकुलर एक्सेस। तो जो तीनों एक्सेस होते हैं ना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए बेटा, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये z, तो x, y और z ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो मैं बोलता हूँ कि सर इसी चीज़ को यदि मैं देखूँ ना, तो क्योंकि मैं इसको बना नहीं सकता ना 3D में, तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को ऐसा बना दिया, ऐसा शो कर दिया। तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये एक्सेस ऐसे दिखे ना, तो इमेजिन करना कि भाई वो एक्सेस ऐसा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है। ठीक है, तो ये मेरा y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये z एक्सेस। अब जरा देखिए बेटा, इन तीनों के बीच का एंगल कितना है? तो x और y 90, yz 90, xz 90। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। x, y एंड z एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक,
तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे पॉइंट्स लेकर के लिखते चलिए, आपको जो जो चीज़ें बताते चलो। ठीक, क्लियर है? चलो, पहली चीज़ तो ये हो गई कि यह तीनों परपेंडिकुलर है। अब बात आई, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल पार्टीशंस कितने किए थे बेटा? 4। तो मैंने एक को क्वाड्रेंट्स बोला था। अब यहाँ पर यदि मैं बोलने जाऊँ तो देखो बेटा, एक चीज़ सेकेंड पॉइंट में कि नंबर ऑफ एक्सेस यहाँ पे कितने हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ एक्सेस कितने हैं? 3, टोटल 3 हैं। अब नंबर ऑफ एक्सेस यदि 3 हैं तो मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो रहे होंगे सर? तो मैंने बोला नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने होंगे? 2 to the power n, मतलब 2 की पावर 3 मीन्स 8। मतलब अब हमको क्या करना है, जहाँ पर हमने यहाँ पे सिर्फ इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए थे, अब मुझे उसके 8 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स। अब वो 8 इक्वल पार्ट्स होंगे कैसे समझना है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। ये 8 इक्वल पार्ट्स है। अब जरा बता रहा है एक चीज़ बेटा, यदि मैं यहाँ पर एक सर्कल लूँ और अभी मैंने इसके कितने पार्ट्स किए थे सर? 4। और अब यदि मैं कर दूँ उसके टोटल कितने इक्वल 8 पार्ट्स, तो मुझे बताना सर इसका एक सिंगल पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो सर हम बोलते हैं 1/8 पोर्शन। कितना रिप्रेजेंट करेगा सर? 1/8 पार्ट। और 1/8 पार्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे मैंने 1/4 बोला था ना, उसको क्वाड बोलते हैं, और 1/8 को ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट। ठीक है, तो हम लोग यही बोलते हैं बेटा कि यहाँ पर ऑक्ट है तो ऑक्ट है, और ऐसे 8 इक्वल पार्ट्स है तो हमने क्वाड था तो क्वाड्रेंट्स बोला था, ऑक्ट है तो मैं उनको ऑक्टेंट्स बोलता हूँ। कितना? ऑक्टेंट्स। तो मैंने बोला भैया थर्ड वाली चीज़ कितने कि यहाँ पे टोटल कितने ऑक्टेंट्स बनेंगे? 8। तो 8 ऑक्टेंट्स यहाँ पर बनते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने चीज़ बोला कि यार ये चीज़ भी याद रख कि टोटल ऑक्टेंट्स कितने होंगे? 8। अब उन 8 की नेमिंग करेंगे, बाकायदा पॉइंट्स वगैरह लिखेंगे, जो भी चीज़ें समझाते हैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो ये ऑक्टेंट्स हो गया मेरे पास यहाँ तक का क्लियर। अब ये ऑक्टेंट्स निकलने के बाद अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि एक्चुअल में ये ऑक्टेंट्स होते क्या हैं। जैसे हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए थे ना, अब हम उसके 8 इक्वल पार्ट्स करने जाते हैं और उसको समझाते हैं आपको। ठीक है, समझे? समझो, ध्यान देना, ये ऑक्टेंट समझाता हूँ, बड़ा अच्छा है, ध्यान से समझिएगा बेटा। कभी भी 3D को समझना हो ना, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा रूम, हमारा घर। क्योंकि होता है क्या कि हमारा जो रूम है ना, वो खुद अपने आप में एक 3D है, मतलब एक क्यूबॉइड है या क्यूब मान सकते हो। और जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, एक रूम में बैठोगे, तो आप यदि रूम से इमेजिन करने जाते हो ना उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं हमारे लिए। जैसे समझना मेरी बात ध्यान से कि आप रियलाइज़ कर पाओगे ना कहीं पे भी। जैसे देखो बेटा, मान लीजिए ये एक रूम है हमारा अभी का, यहाँ पे ऐसे चलेगा बेटा। अब ऑक्टेंट का मीनिंग समझिएगा, ध्यान से समझना मेरी बात ना, अच्छे से ध्यान से बेटा। मैंने बोला यहाँ पे 3 एक्सेस हैं, है ना। मैं ऐसा बना दूँ, ये ऐसा ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये जो एक्सेस है ना, ये वाली एक्सेस मेरी एक्स एक्सेस है। ध्यान से समझना बेटा ना, बिल्कुल दिमाग डिस्ट्रैक्ट मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सर ये मेरे लिए एक्स एक्सेस है, ये मेरा वाई एक्सेस हो गया, और ये मेरा जेड एक्सेस। 3 एक्सेस है ना बेटा। अब ये 3 एक्सेस हैं, और इन तीनों का जो कट पॉइंट आ रहा है ना, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? ओरिजिन। मतलब देखा जाए तो मैंने इस वाले पॉइंट को ओरिजिन बोल दिया है, चलेगा, ये ओरिजिन है। अब ज़रा सोचो मेरी बात, एक चीज़ मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि सर ये एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, तो इधर साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस किधर होगा? इसके इधर, ये रहा नेगेटिव वाला। इधर साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो नेगेटिव वाई किधर होगा? इधर। इधर साइड पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो नेगेटिव जेड किधर होगा? ऊपर, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है तीनों चीज़ों में, कि यदि मैं इन सारे एक्सेस को देखने जाऊँ तो मैं कैसे कितने केसेस बना सकता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो रूम बना ना, ये क्यूबॉइड, ये जो पूरा एक रूम है, इस रूम की बात करना, ये एक ऑक्टेंट है। ये पूरा सिस्टम नहीं है 3D, ये उसका एक ऑक्टेंट बना, ऑक्टेंट। अब ज़रा इमेजिन कर कि आप जिस रूम में बैठे हो ना, ये आपका वो रूम है, और आप ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स आप एकदम ऊपर में देख रहे हो यहाँ पे। ठीक, अब सोचो इस रूम से लगता हुआ आपके पास एक रूम इधर और भी है ना। तो मैंने कहा बेटा वो दूसरा रूम भी है मेरे पास यहाँ पे। ठीक, तो ज़रा सोचो, ये रहा, ये फर्स्ट रूम है,
और इसके जस्ट बगल में मैंने इससे लगता हुआ ये दूसरा वाला रूम भी बना लिया, बनेगा क्या? आ गया ना? अब ज़रा सोचना मेरी बात ध्यान से, ये दो रूम बन गए, क्लियर है? तो ज़रा सोचो तो एक चीज़, इस वाले रूम में ये एक्स एक्सेस था, ये वाई एक्सेस और ये जेड। तो बेटा इसी एक्स का नेगेटिव वाला एक्स एक्सेस इधर है, वाई वाला तो अभी भी पॉजिटिव ही आ रहा है और जेड वाला भी पॉजिटिव ही आ रहा है, बट ये दो एक्सेस बन गए ना, दो क्वाड्रेंट हो गए। तो एक क्वाड्रेंट ये बना, दूसरा क्वाड्रेंट ये बना, दो क्वाड्रेंट यहाँ से बने, अभी बने। अभी और सुनिए मेरी बात, इसी तरीके से अब मेरे पास बुक्स की कमी पड़ जाएगी फ़िलहाल समझाने के लिए। अब इमेजिन करो बेटा ध्यान से, थोड़ा सा इमेजिन करना। ये एक रूम तो मैंने ये बनाया, दूसरा रूम कौन सा बना रहा हूँ मालूम है? इन्हीं तीनों एक्सेस से लगता हुआ एक रूम ये भी तो बनेगा और एक इसके बगल में भी बनेगा। मतलब टोटल देखा जाए तो 4 एक्सेस हैं, 4 क्वाड्रेंट है। अरे 4 क्वाड्रेंट बने नहीं बने? हाँ, एक सेकेंड वेट करोगे? मैं एक बेंच को थोड़ा सा करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रुको 2 मिनट रुको। देखिए बेटा, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आए, है ना? ध्यान से देखना बेटा, ऑक्टेंट आपको फील करवा रहा हूँ कि एक्चुअल में ऑक्टेंट कैसे होते हैं, क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको समझाते हैं ऐसा। बेटा ये जो है ना, ये आप ऐसा सोचो, इसको हटा दो अभी, सिर्फ एक की बात करें हम इसकी। अब क्या बोलना चाह रहे हैं देखिए सर, ये वाला एक्सेस एक्स एक्सेस, ये इधर से गया वाई और नीचे जो गया वो जेड। तो मैंने बोला एक एक्स एक्सेस हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया। तो ये मेरा एक ऑक्टेंट बना, ये मेरा एक ऑक्टेंट है। अब मैंने क्या बोला, देखो सर ये जो एक्स एक्सेस गया ना, इसका नेगेटिव एक्सेस किधर होगा? एक्स इधर। तो मैंने क्या किया, जैसे ये मान ले कि ये तेरा रूम है जिस रूम में बैठा है और इसके जस्ट बगल में भी तो एक रूम होगा ना, तो ये दूसरा वाला रूम मैंने यहाँ से लिया और इसको लगा दिया इसके साथ, ऐसा 2 रूम हो गए। अब 2 रूम हो गए तो ज़रा सोचना कि क्या ये भी एक्स वाई जेड से मिला है? हाँ जी, देखो ये एक्स इधर पॉजिटिव था, ये ओरिजिन है आपका बेटा यहाँ पे, है ना? ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे। अब सुनिए, ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा ओरिजिन है। अब सुनो, ये ओरिजिन हो गया और मैंने क्या बोला कि यहाँ से ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव। तो देख इस वाले में देखा जाए तो ये भी नेगेटिव एक्स एक्सेस से बना है, z तो नीचे ही है सेम, y भी वही है, मतलब y z सेम है बट x नेगेटिव हो गया, तो ये दूसरा वाला ऑक्टेंट बन गया। तो ये सेकंड ऑक्टेंट आ गया मेरे पास बेटा, यहाँ से 2 ऑक्टेंट ये हो गए। तीसरा ऑक्टेंट यदि मैं देखने जाऊँ तो तीसरा ऑक्टेंट मैंने क्या बोला ज़रा देखो, तो मैंने बोला यहाँ से यदि मैं इनसे लगता हुआ, देखना यहाँ से इसी से लगता हुआ एक रूम और बना दूँ इधर ऐसा, तो ज़रा सोचो कि क्या ये वाला ऑक्टेंट ये कौन से एक्सेस से मिला है? तो देख बेटा, इधर तो ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव वाला, हाँ जी है सर। y इधर पॉजिटिव था तो इधर y नेगेटिव, मतलब नेगेटिव y एक्सेस, और z एक्सेस तो अभी भी वही है। तो देख x और z वही है बट y नेगेटिव हो तो ये अगला ऑक्टेंट निकल के आ गया, नाम बदल जाएगा इसका। तो ये देखो 3 ऑक्टेंट्स हो गए। देन इसके बगल में एक और रूम बनाया मैंने, ये मेरा 4th ऑक्टेंट हो जाएगा ऐसा, ये देखा ये। और ये सोचो ये किससे मिलके बना है? ये किससे मिलके बना है बेटा? गिर ना जाए यार, ठीक। ये किससे मिलके बना है बताओ? तो देखो x इधर पॉजिटिव था तो इधर x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव वाला नेगेटिव x एक्सेस, ठीक। y इधर पॉजिटिव था तो y इधर नेगेटिव है, तो y नेगेटिव और z वही है, ठीक। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स। तो ऐसे करके आपके टोटल 4 ऑक्टेंट्स बने अभी 4। और ओरिजिन कहाँ है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टॉप पे अभी। अब सुनो, जैसे ये 4 बने ना, इन 4 के ऊपर अगले 4 और बना दीजिए। कैसे? ये लिया मैंने यहाँ से बनाया, चल एक रूम ये, दूसरा रूम मैंने यहाँ से बनाया आपका ये, 3rd रूम इधर और 4th रूम इधर साइड। आ गए ये 4। अब वो 4 और ये 4 मिलकर के टोटल 8 हो गए। अब ज़रा सोचो तो ये वाला रूम जो ऊपर में टॉप पे बनाया है वो कौन से एक्सेस से बना होगा? सर x तो इसका भी वही है पॉजिटिव, y इधर पॉजिटिव था तो इधर वाला नेगेटिव हो गया, तो y नेगेटिव आया और z भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ऊपर वाला है। समझ में? तो देखिए ये भी आ गया, फिर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 8। और ये जो 8 रूम्स आपको दिख रहा है ना, एक्चुअल में एक रूम एक ऑक्टेंट है, एक रूम एक ऑक्टेंट है। और अब सोचो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा ओरिजिन कहाँ पहुँच गया? अब इसके टॉप पे नहीं है, ये जो 2 फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर के छत पे है, ये सेंटर में यहाँ पे जहाँ उंगली दिख रही है, राइट।
तो वहाँ पे मेरा ऑक्टेंट है ए, समझ में? तो ओरिजिन मेरा वो सेंटर वाला अंदर वाली चीज़ है। अब जरा सोचो एक चीज़ मैं बताता हूँ। इमेजिन कर, यदि मान ले मेरे पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को यूनिफॉर्म तरीके से ओरिजिन पे रख दूँ सेंटर में बीच में जा करके, है ना? तो सोचो एक ये रूम है, एक इसके बगल वाला रूम, एक इसके पीछे वाला रूम, एक उसके साइड में रूम, 4 रूम ये और 4 ऊपर। अब यदि सेंटर में जा करके मैं वहाँ पर एक फुटबॉल रख दूँ तो इस एक रूम में उसका कितना पोर्शन आएगा? तो मैं बोलता हूँ कि सर सिर्फ उसका 1/8 पार्ट, क्योंकि 1/8 पार्ट इस रूम में, 1/8 साइड वाले रूम में, मतलब इधर वाले में, 1/8 पीछे, 1/8 उसके पीछे और फिर ऐसे 4 ऊपर। तो हम लोग देखने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यदि मैं उसके सेंटर में जाकर के कोई एक स्फीयर रखूँ तो उसका सिर्फ 1/8 पार्ट मेरे एक रूम में आएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक रूम जो है वो सिर्फ 1/8 पार्ट को बता रहा है, तो वो 1/8 पार्ट जो है ना उसी को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया? ऑक्टेंट्स। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जाकर के बेटा आपको मैंने थोड़ा सा ऑक्टेंट को एक्सप्लेन किया कि ऑक्टेंट कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। आप ऑक्टेंट को समझ के रखिए। समझ में आया बेटा? थोड़ा सा समझ के रखना, मतलब ऐसा मत सोचना कि आपका रूम मतलब 3D है, वो ऑक्टेंट है। यदि मैं उसको एक एक्सेस पे लेके चलता हूँ, आ गया? चलो अब मैं फिर से 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करूँगा, इन सबको हटाऊँगा। बड़ा काम बढ़ा दिया रे, रुक जाओ एक पीछे आता हूँ। तुमको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बताओ? पता लाएगा, तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं। पॉज कर देता हूँ यार। देखिए ठीक है, चलो तो मैंने आपको ऑक्टेंट एक्सप्लेन कर दिया है ना, आप समझिए। अब मैं उन ऑक्टेंट्स का यहाँ पर डिफाइन करने जाता हूँ कि सर वो ऑक्टेंट्स यहाँ पे कैसे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे और उसकी नेमिंग और साइन कन्वेंशन वगैरह अपन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको रब कर देते हैं, है ना? चलो बंडी भी हटाइए, नंबर ऑफ पार्टीशंस वगैरह आपने देख लिया है, ठीक। अब जरा यहाँ पे अपन चीज़ों को समझ लेते हैं बेटा एक बार। अब आ जाओ 8 ऑक्टेंट्स। अभी मैं इन सबके नेम बताता हूँ और नेम बता करके फिर अपन उसके लिए बकायदा साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ समझो बेटा कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते क्या हैं, कैसे बनते थे। तो देखो मैं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोऑर्डिनेट हटा देता हूँ, अब सिर्फ पॉइंट समझाता हूँ आपको, समझो। आपको याद है 10th क्लास में आपने किया, सर यदि किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है P, तो हम लोग बोलते थे सर क्या करते हैं, हमने उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था x एक्सिस पे, राइट। तो हमने ऐसा बोला कि सर जहाँ पे वो कट करता था ना वो डिस्टेंस टोटल मेरे लिए क्या हो जाता था x। तो मैंने बोला सर ओरिजिन से उसका डिस्टेंस x है, तो मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, जहाँ पे कट किया बेटा वो डिस्टेंस मेरे लिए x है। फिर मैंने उसी P पॉइंट से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जहाँ पे वो कट करता था वो डिस्टेंस मेरे लिए क्या होता था y। याद आया? तो बेटा एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट को लिखते थे x, y। आ गया? अब जरा सुनो मेरी बात, मैं आपको कैसे समझाता हूँ और किस तरीके से रिलेट करता हूँ। ध्यान रखिए, क्या करना है मालूम है, कभी भी किसी पॉइंट पे गए तो सर उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सामने वाले एक्सिस पे। सामने वाली लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा मालूम है कि बेटा वो जो लेंथ आ रहा है ना, ये पूरा लेंथ, इस लेंथ को ही तुमने क्या बोला हुआ यहाँ पे सर y कोऑर्डिनेट, है ना। तो सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर लेंथ जिस एक्सिस के पैरेलल आया था, y एक्सिस के पैरेलल आया था, तो हमने उसको बोला था y कोऑर्डिनेट है। फिर हमने इसी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ है ये जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर आया, पैरेलल आया, सर ये लेंथ किस एक्सिस के पैरेलल है, x वाले के, तो हमने उसको x कोऑर्डिनेट बोला। तो अब आप ऐसा याद रखिए कि यदि मैं काम क्या करूँगा, कभी भी x और y और z कोऑर्डिनेट यदि मुझे निकालने हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और वो परपेंडिकुलर जिस एक्सिस के पैरेलल होगा वो कोऑर्डिनेट बोल दूंगा। x के पैरेलल होगा तो x कोऑर्डिनेट, y के पैरेलल होगा तो y कोऑर्डिनेट, z के पैरेलल होगा तो z कोऑर्डिनेट। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट देखे जो 2D में थे। अब 3D में उसी चीज़ को देखने जाओ तो मेरे को एक चीज़ और नहीं लगेगी, तो पहले मैं वो बताता हूँ, फिर आपको x y z कोऑर्डिनेट इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे सर, x एक्सिस और y एक्सिस होती थी। बेटा मुझे बताएंगे कोई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या लिखते थे, तो सर हम लोग लिखते थे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0।
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस जो होता था वो y इक्वल टू 0 था। क्यों बोलते थे y इक्वल टू 0 मालूम है? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो आपको समझाता हूँ यार। एक्स एक्सेस पे आप जितने भी पॉइंट लेते हो ले लो सारे, सर 1, 0, 2, 0, 3, 0, -4, 0, -5, 0 ऐसे ही होते हैं ना। इन सब को देखने जाओ तो बेटा हम इक्वेशंस किसको बोलते हैं मालूम है? इक्वेशन वो चीज़ होती है जो सबके लिए एक जैसी हो। जैसे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोला तो सब सारे स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो हम लोग वही बात करते हैं बेटा, यहाँ पे यदि मैं एक्स एक्सिस की बात करने जा रहा हूँ तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। अब जरा देख, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका -4, इसका -5, मतलब मुझे लगा सर एक्स कोऑर्डिनेट तो सबके बदल रहे हैं। यदि सबके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि उसको इक्वेशन बोलना भला ही नहीं है, हमारे लिए बेवकूफ़ी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे लिए यदि सबके चेंज हो रहे हैं तो एक्स इक्वल टू मेरे लिए इक्वेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका भी y कोऑर्डिनेट 0, इसका भी y 0, इसका भी y 0, इसका भी y 0, इसका भी y 0। जब मैं बोल रहा हूँ सबके y 0 हैं तो जो चीज़ सबके लिए एक जैसी आ रही है बेटा उसको इक्वेशन बोल दो। तो मैंने बोला सर एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता था? y इक्वल टू 0। इसी तरीके से याद करो सर, y एक्सिस की बात करने जाएं तो y एक्सिस के जो पॉइंट आते थे वो क्या आते थे? सर 0,1, 0,2, 0,3 है ना। इसी में ले लेता हूँ 0,-4, 0,-5 ऐसे होते हैं ना। तो इन सब के लिए देखो y कोऑर्डिनेट अब सबके बदल रहे हैं बट x कोऑर्डिनेट सबका सेम है। तो जो सेम है उसको इक्वेशन बोला। तो x की वैल्यू हम हर किसी के लिए 0 आ रही है तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ सर x इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन है। तो हम लोग क्या बोलते थे सर? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता था x इक्वल टू y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता था x इक्वल टू 0। इसी तरीके से बेटा अब जरा यहाँ आइए और मुझे बताइए फोर्थ पॉइंट क्या? यदि मैं यहाँ देखने जाऊँ तो सर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा मेरे लिए? तो मैंने क्या बोला, देख सोचना बेटा, ये एक्स एक्सिस है ना। देखे ऐसा सोचो, सुनना, ये देख ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ऐसा मान लें। क्लियर है? चलेगा? तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ओरिजिन है बेटा, ये एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे तुम यहाँ पे तो उसमें एक्स का लेंथ तो आएगा ओरिजिन से, बट वाई आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वाई तो इधर है तो वाई वाला पार्ट तो ज़ीरो ही होना है इस पर। जेड वाला हाइट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि जेड भी ज़ीरो है। तो सर यहाँ पे वाई भी ज़ीरो हो जाएगा, जेड भी ज़ीरो हो जाएगा और एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ना। तो हम लोग यही बोलते हैं बेटा कि यदि आप 3D में देखने जा रहे हैं इसको तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वाई वाला पार्ट तो ज़ीरो है, जेड वाला हाइट भी ज़ीरो है। तो हम बोलते हैं कि सर एक्स एक्सिस पे जाकर के वाई की वैल्यू भी ज़ीरो हो रही है, जेड की वैल्यू भी ज़ीरो हो रही है। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे सिर्फ वाई ज़ीरो होता था तो यहाँ वाई और जेड दोनों ज़ीरो हो रहे हैं। तो हमें इक्वेशन क्या लिखना चाहिए सर? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का जो ज़ीरो होते हैं उसको लिखा। तो हमने क्या लिखा? तो हमने बोला सर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। तो बेटा ये मेरे लिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस निकल के आता है, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू 0 ही होगी। अब सुनो मेरी बात, एक और चीज़ बच्चे कई बार इसमें गलत करके आ जाते हैं। क्या करते हैं मालूम बेटा? y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 दिया ना तो वो क्या लिख देते हैं मालूम है? सिंप्लीफाई करके अकल लगाते हैं, अकल। वो बोलते हैं सर 2 क्यों लिखना, y z इक्वल टू 0 लिख दे यार भाई, सर को आता ही नहीं था, नहीं तो लिख देते वो y z। लिखना चाहोगे? बिल्कुल मत लिखना, फंस जाओगे बेटा। वाई जेड इक्वल टू 0 का मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग है। क्यों? देखो वाई जेड यदि 0 है तो बेटा यदि मान ले वाई को 2 लिख दूँ और जेड को 0 कर दूँ तो जब वाई 2 हो रहा है जेड 0 हो रहा है तब भी आंसर 0 मिलेगा, या फिर वाई 0 है और जेड 2 हो गया तब भी आंसर 0 मिलेगा, या दोनों 0 हैं तब भी आंसर 0 मिलेगा। मतलब वाई जेड इक्वल टू 0 लिखने से मेरे पास 3 ऑप्शन खुल के आते हैं कि सर आइदर वाई 0 हो या जेड 0 हो या दोनों 0 हो, है ना। बट मेरे लिए जो ऑप्शन है वो ये है कि सर y भी 0 होना चाहिए और z भी 0 होना चाहिए, मतलब दोनों ही 0 होने चाहिए, तभी एक चीज़ बनेगा। तो यदि आप वाई जेड इक्वल टू 0 लिखते हो तो आपने 3 चॉइस दे दी, बट मेरा आंसर सिर्फ एक चॉइस है। तो मैं बोलूँगा सर y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 सिर्फ लिखना चाहिए। यदि आप इसको दोनों लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपको डील करना है।
ठीक है बेटा, देखिए अब जैसे आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस को देखा, अब नेक्स्ट अपना टारगेट कौन, वाई एक्सिस। तो बताओ बेटा यहीं के ही मैं लिख दूँ 5th पॉइंट, सर इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा। तो जरा सोचो, अब वाई एक्सिस है तो बेटा ये रख दिया फिर से मैंने, अब ये वाई एक्सिस ये जेड, तो मैंने वाई पे बोला है तो वाई पे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स वाला तो जीरो है, जेड वाला भी जीरो है, तो वाई पर सिर्फ वाई होगा, तो एक्स और जेड जीरो हो जाते हैं। तो बट इतना याद रखिए, एक्स इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, ये इसका इक्वेशन है। क्लियर वो? अगला देखिए 6th पॉइंट, सर यदि मैं इक्वेशन ऑफ जेड एक्सेस लिखने जाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एक्सेस मतलब ये हाइट वाला, इस पर जो भी चीज़ें होंगी सिर्फ वो हाइट पे हैं, तो एक्स वाला पार्ट भी जीरो, वाई वाला पार्ट भी जीरो, तो मैं बोलूँगा सर एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, ये आपके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो कभी भी यहाँ से हम लोग है ना, जब भी इक्वेशंस लिखने जाएं तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस याद रखिएगा, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस एक्स इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सेस एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। इस तरीके से निकालना, नहीं तो बेटा गलत हो जाओगे। ठीक है, अगला देखो, एक और चीज़ सुनो ध्यान से, यही देखना बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पर हम लोग जैसे बात करते थे ना, सिर्फ 3 एक्सेस होते थे बेटा, अब मेरे पास 3 एक्सेस नहीं है, मेरे पास एक्सेस के अलावा यहाँ पे आपके पास, ओहो एक सेकेंड बेटा, बोर्ड दिख ही नहीं रहा था आपको, मैं खुद ही देख लिया, मतलब ऐसा सोचिएगा बेटा, इसको देखिएगा अभी ना, अब आपको समझाते हैं आपको, है ना, ठीक, आप समझ जाओगे इसके बाद में, ध्यान से समझना। सर ये आपका एक्स एक्सेस था, ये देखो बेटा मैंने इसको ना, इसको एक्स एक्सेस लिया, इसे वाई एक्सेस लिया, और ये हाइट को जेड एक्सेस लिया। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ 3 एक्सेस नहीं होते, एक्स वाई और जेड, उसके अलावा 3 प्लेन्स भी होते हैं। कौन से वाले देखिएगा, जब ये जो प्लेन आ रहा है ना नीचे, ये वाला जो ब्राउन वाला पोर्शन दिख रहा है, एक्चुअल में वो कौन से 2 एक्सेस से मिलकर बना है, तो मैं बोलता हूँ सर इधर एक्स एक्सेस, इधर वाई एक्सेस, तो एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से ये प्लेन मिला है ना, तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो एक प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई, जिसमें एक्स भी है वाई भी है बट जेड नहीं है, तो एक्स वाई प्लेन। ठीक, इसी तरीके से सोचो, ये एक्स है, ये जेड है, तो इनसे लगता हुआ ये जो प्लेन होगा यहाँ पे, ऐसा इमेजिन करना ध्यान से, कैसा, ये वाला पोर्शन, ये मेरा हाथ, तो ये कौन सा प्लेन है बेटा, जिसमें x है और z है, तो एक्स जेड प्लेन, तो एक एक्स जेड प्लेन भी आता है। तो देखो एक एक्स वाई प्लेन आया, दूसरा एक्स जेड प्लेन आया, तीसरा ये वाई एक्सेस है और ये जेड है, तो इनसे लगता हुआ जो इधर वाला पोर्शन होगा ना, ये दिख रहा है मेरा हाथ ऐसा वाइट वाला, तो ये जो है ना, ये अपने आप में कौन सा प्लेन बन जाएगा, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से बना है, तो वाई जेड प्लेन। तो ऐसे करके हमारे पास 3 टाइप्स के प्लेन्स भी आते हैं, जैसे 3 इक्वेशंस थी वैसे 3 प्लेन हैं। तो हमने क्या बोला, देखो मैं लिख देता हूँ पहले नाम, क्या, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, फिर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन के बाद इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, और लास्ट इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन। अब जरा सोचो ध्यान से, यदि ये तीनों प्लेन मैंने लिखे, अब इनकी इक्वेशंस क्या होंगी, ध्यान से सुनना बेटा, इक्वेशन वही जो पी अमन भाई है नहीं, जो 0 दे दे, क्या हुआ बेटा, देखो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये प्लेन है, इस पर कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निकलेगा, वाई भी निकलेगा, एक्स वाई तो है बट हाइट तो है ही नहीं, तो जेड वाला पार्ट 0, तो एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू 0 रहेगी हमेशा। तो हम लोग इसका इक्वेशन सिर्फ लिखेंगे, सर एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, सर जेड इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई पे जेड की वैल्यू 0 है, बिल्कुल। अब देखो अगला, ये दूसरा क्या लिखा, वाई जेड, सर ये वाला वाई, ये जेड, तो ये जो प्लेन है ना मेरा हाथ, इस पर जो भी पॉइंट होगा ना, देख इसका वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा, जेड भी आएगा, वाई और जेड तो है बट एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वाई जेड पे एक्स 0 हो जाएगा, और जेड एक्स पे सर एक्स भी है जेड भी है, किसी भी पॉइंट पे यहाँ से लेंगे तो एक्स भी आएगा जेड भी आएगा बट वाई 0। ठीक, तो बस लिख डालो यार, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0। ठीक, और ये क्या था, जेड इक्वल टू 0। आगे
तो बेटा ऐसे करके हमने कुछ प्लेन्स बनाए और उन प्लेन पे जा करके मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया। क्लियर हुआ? अब सुनो, ये तो सिर्फ पॉइंट निकले। अब बात आ जाती है हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, समझे? चलिए मैं ये पोर्शन रब करता हूँ यहाँ पे इतना, ठीक है। अब नीचे और लिखूंगा कुछ एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स आपको समझाता हूँ। देखिए ठीक है, अच्छा बेटा अब हमने बोला एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। तो देखो बेटा फिर से मेरा फंडा वही है, क्या सर, मैं एक पॉइंट लिया P, इसको यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूं? तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या तरीका था कि भैया मैं क्या करता था, जो पॉइंट था उससे सामने जो भी होता था ना एक्स एक्सिस, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता था, इधर होता था तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, मतलब जो जो चीज़ें सामने दिखती है सब पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक एक्स तो एक वाई हो जाएगा। सेम फंडा मैं यहाँ भी यूज़ करता हूँ। अब मैं क्या देखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात, कि सर यदि मैं यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना, देखना बेटा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, सुनिएगा ध्यान से बेटा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, मान ले बेटा मैंने 3D में यहाँ पे कोई पॉइंट लिया स्पेस में, है ना, यहाँ पे बात कर, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा तब एक्स वाई जेड मिलेंगे ना। तो मैं बात आती है, मैं सामने वाले जो भी होगा उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो ज़रा नोटिस करना सर, यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाऊँ इस पॉइंट से, है ना, इस वाले पॉइंट से ऐसा, तो सामने यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मेरे सामने अब एक लाइन नहीं है, एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है? तो देखो सर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब ये एक्स वाई प्लेन, मतलब जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे होंगे ना, एक्चुअल में वो लाइन पे नहीं कर रहे होंगे, वो हम परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक। तो एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, दूसरा परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ कर सकता था बेटा, बताना ध्यान से। तो एक परपेंडिकुलर मैंने सामने देखा एक्स वाई प्लेन, उस पर ड्रॉ किया। दूसरा सर इधर वाई जेड प्लेन था ना, एक परपेंडिकुलर इस पर भी तो ड्रॉ कर सकता था मैं, ऐसा हो गया। और तीसरा सर यहाँ पर जो है एक्स वाई, हाँ एक्स जेड, इस पर भी तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ऐसा ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा बेटा। तो देख, एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से एक्स वाई पे ड्रॉ करूँगा, एक वाई जेड पे, एक जेड एक्स पे, आ गया। तो इस तरीके से जाकर के मैं 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो देखो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, 3D है ना बेटा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, नो डाउट, और सिर्फ कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि हम इसको लाइव लेक्चर्स में ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। देखिए बेटा, P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सामने दिखा, वो जो सामने दिखा ना, वो मुझे ये एक्स वाई प्लेन, देखो नाम से समझ आ रहा है, एक्स वाई, और ये पूरा एक्स वाई प्लेन, इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए M पॉइंट, आगे। तो एक परपेंडिकुलर मैंने इस पर ड्रॉ किया। तो अब जरा सोचो, जैसे ही मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो फिर मैं बोलता था परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद देख भाई कौन से एक्सिस के पैरेलल है, जिसके पैरेलल हो वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मैंने बोला भैया ये जो परपेंडिकुलर है वो किसके पैरेलल आ रही है, जेड एक्सिस के। तो ये जो आ रहा है ना एक्चुअल में, ये पूरा ये मुझे बता रहा होगा इसका जेड कोऑर्डिनेट, समझ में आया। तो यहाँ से जो जेड कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है ना आपके पास, जेड, समझ में। तो जेड को क्या बोल सकते हो सर, बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, मतलब जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ना M, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ से निकाला है, एक्स वाई प्लेन पे। अरे क्या किया तुमने, यहाँ से एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन आ रहा है ना, उसको जेड कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ। क्लियर है? अगला सुनिए, मुझे बताओ, यहीं से मैंने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया इस वाले प्लेन पे इधर, ठीक, मान लीजिए N पॉइंट है। तो बेटा ये कौन सा प्लेन है सर, वाई जेड। अब वाई जेड प्लेन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये किस एक्सिस के पैरेलल आ रहा है सर, एक्स की। तो मैंने बोला ये पूरा मेरे लिए एक्स कोऑर्डिनेट होगा। 3D है बेटा, ध्यान से समझिएगा, 3D में दिख रहा है ऐसा। तो मैंने बोला 3D में ये x है, तो मैंने बोला यार x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है मेरे पास वो क्या हो गया, तो मैं बोलूँगा सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से है बेटा ये बताओ, x कोऑर्डिनेट y z प्लेन से, y z
प्लेन। तो वाई जेड प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तीसरा बताना है एक चीज़ और, क्या? ये दोनों तो हो गए, तीसरा एक्सेस कौन सा हो, तीसरा प्लेन कौन सा होगा? अब तीसरा वाला प्लेन सर तुम्हें पता है कि सर ऐसा बाहर निकलता हुआ है ना 3D में, ऐसा ऐसा ही। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे होंगे ऐसा, और ये किसके पैरेलल आ रहा होगा? इस वाली एक्सेस के, वाई के, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है ना बेटा। देख, वाई जेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक्स मिला, एक्स वाई पे किया तो जेड मिला, तो वाई किससे पे मिलेगा सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना वो मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपको थोड़ा सा समझ के रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स मैंने समझा दिए सिर्फ, ठीक। आपको सिर्फ मीनिंग समझाया है। अगली क्लास से अब मैं जाकर के इसमें साइन कन्वेंशन लेकर के आऊँगा और ऑक्टेंट और इसके साइन कन्वेंशन बताऊँगा कि एक्चुअल में किसका साइन पॉजिटिव किसका नेगेटिव, ऑक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले वगैरह पे आएंगे और प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा पूरी समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा, जो भी डाउट हो मुझे पूछो, बिल्कुल, है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा इसके बाद।